बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो 8D के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। जो इत्तलात हैं, जो बताया जा रहा है, गालिबन वहाँ जाकर इस तंजीम के सामने नौजवान और यहाँ के मुस्तकबिल के हवाले से वो बात करेंगे। मगर जो पाकिस्तान का नौजवान है वो तो समंदरों के अंदर डूब रहा है। हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई ऑफिशियली आप कह सकते हैं किसी किस्म का कोई रद्द अमल हमारे सामने नहीं आया, लेकिन कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। नौजवान को कोई उम्मीद दी जा सकती है पाकिस्तान के अंदर अगर इस्तेहकाम हमारे सामने हो। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि कोई भी चीज़ उठाकर देख लीजिए वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर हम इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, मगर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के अंदर जब बढ़ेंगे तो आपके सामने ये चीज़ रखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो रोज़गार नौजवान घर बैठकर हासिल कर रहे थे उन्होंने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। इंटरनेट की जो रफ्तार है वो पाकिस्तान में निहायत ही सुस्त रवि का शिकार है। मगर हमारी जो IT की वजीर है शिजा फातिमा साहिबा, वो ये कहती हैं कि अगर तो हमने डिजिटलाइजेशन नहीं की तो हम पत्थर के दौर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। पहले तो आपके सामने हम ये रखेंगे कि हुकूमत ये जो अब डिजिटल नेशन बिल लेकर आ रही है, इसका मकसद क्या है, इसके अगराज़ व मकासद के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं और बेसिकली इस बिल की अपनी असल शक्ल क्या है। आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर मुफस्सिल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, मुझे पता है बेशबहा ऐसे मसाइल है जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान घिरा हुआ है और बेशबहा मसाइल है जिनके ऊपर आज हमने बात करनी है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा मसला भी होगा। मैंने वो मासूम बच्चों की तस्वीरें देखी हैं जो अपने कुंबे को पालने के लिए गैर कानूनी तौर पे कश्ती के जरिए पाकिस्तान से रवाना होते हैं, मुल्कों से होते हुए डंकी लगाकर ना जाने कहाँ जाते हैं और आखिर में जो अंजाम होता है वो बड़ा तकलीफ दे है और बहुत ही बुरे हालात हैं। जो यूनान के साहिलों पे जो पाकिस्तानी बेचारे मारे गए हैं, ये दिल दहला देने वाली खबर है। पहले बताया जा रहा था कि जी 5 हलाकतें हैं, अब उन्होंने बताया कि 35 जो बाकी लापता थी उन्होंने कहा जी वो डूब के मर गए हैं। कुल 40 हो गए, कुल 5 शायद गालिबन जो है मिल गए हैं, तो 35 का फिगर बताया जा रहा है जो कि डूब के पानी में समंदर के 5 की लाशें मिली हैं। आमिर साहब, तो बात यह है कि ये हर साल का तवातर से ये होता है, हर साल में 1-2 दफ़ा ये खबर आती है। पिछले साल 82 लोग इन्हीं समंदरों में एक हादसे में मारे गए थे और इस साल का जो फिगर बताया जा रहा है कि 7 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बेचारे मुल्क छोड़ के इस तरह की डंकियां लगा के इधर उधर भागते फिर रहे हैं। तो और वो ख़ास एक पट्टी है, ये गुजरांवाला आप और जेलम के दरमियान में जो दाएं बाएं GT रोड के है, ये ज़्यादातर मंडी बाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, ये इन एरिया से ख़ास तौर पे ही जाते हैं। और वो हमारा एक तरीकाकार होता है जी FIA ने इतने लोग पकड़ लिए, मगर इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर ये लोग बेचारे क्यों भाग के जा रहे हैं इतनी डेस्परेट सिचुएशन में कि जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं, बस निकलना चाहते हैं। तो जवाब जाहिर नामुमकिन है, घुटन है, बेरोजगारी है और बजाय इसके कि हुकूमत इसके ऊपर जो है वो कोई सोच विचार करे, कोई इसके ऊपर जो है गुफ्तो शुनीद करे कि जनाब यहाँ पे आपको बेरोजगारी, अब बेरोजगारी की सूरत हाल यहाँ पे ये है कि आपका लार्जली दो सेक्टरों में, एक इंडस्ट्री है और ज़राअत है, दोनों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं और ये बेरोजगारी बढ़ेगी। आपकी जो इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो -0.8 पे जा रही है, कम हो रही है और रोज इतलाएं आ जाती हैं। हमने कल परसों खबरें दी कि 84 के करीब जो हैं वो मिले हैं, उन्होंने जो अपने ऑर्डर्स थे कपास के किए थे वो डिफॉल्ट पे चले गए हैं, मिलें बंद हो रही हैं और फैक्ट्रियां टेक्सटाइल की वो नहीं चला पा रही। वो कहती हैं कि जनाब इतनी महंगी बिजली और गैस के होते हुए ये हमारे लिए फीजिबल नहीं है कि हम जो है 13% के ऊपर भी जो अब सूद के ऊपर जो कर्जा मिल रहा है और हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो वहाँ पे बड़े ही सस्ती हमारे मुकाबले में उनकी जो प्राइस है प्रोडक्शन की वो बड़ी कम है, हम फिजिबल नहीं हैं। सो इंडस्ट्री से भी बुरी खबरें आ रही हैं। ज़राअत का इस वक्त जो है बुरा हाल ये है कि पहले जो है गंदम की लास्ट ईयर जो है आपने 3500 के ऊपर उन्होंने मन के ऊपर जो है ना किसान की लागत थी और उनकी पहले 28 की, अब वो 25-2300 के ऊपर जो है ना कनक उनको बेचनी पड़ रही है। सो
कनक का बुरा हाल, अब कपास की बुरी खबरें आ रही हैं कि 33% जो है ना कमी आई है, और अभी भी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर नजर नहीं आ रही क्या कर रही है। एक इबहाम है कि सपोर्ट प्राइस का पहले खबर आ गई कि जी इस दफा से हम डी रेगुलेट कर रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। अब वो दरमियान में है कि दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं कि नया मैकेनिज्म बनाए पड़ेगा। फिर ये है कि बहरहाल पास्को को आपने दरमियान में खबर आई कि जी बंद कर रहे हैं, फिर ख्याल आया कि आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, आपको गिलगित कश्मीर के लिए, गिलगित के लिए, फौज के लिए, इन अदारों के लिए आपने वो उसकी किसने खरीदनी है गंदम। तो अभी जो है चीनी और गंदम के ऊपर पॉलिसी क्लियर नहीं है, मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, जिससे किसान मजीद वो उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, उगानी है कोई फसल के नहीं उगानी है। और गवर्नमेंट जिसको कि इसके ऊपर बैठ के सोच विचार करना चाहिए, इन मामलात को देखना चाहिए। इस वक्त जो है निज़ाम टोटल मफलूज है आपका कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो है वो 8 जो है ना कुछ D8 के विजिट पे मिस्र 3 रोजा दौरे पे चले गए। D8 का पहले आप ये समझाएं बेसिकली D8 है क्या और मिस्र से क्या लेने गए शहबाज शरीफ? ये मिस्र में 3 रोजा दौरे पे जहाज भर के लेके जाते हैं हमेशा, और ये मामला छोड़ के D8 ये है कि दुनिया में इंडिया जो है फॉर एग्जाम्पल G8 की मीटिंग में बुलाया जाता है। G8 जो है वो ग्रुप ऑफ 8 था, रशिया था, ग्रुप ऑफ 7 रह गया है, मगर उसके अंदर जाहिर है ऑफ कोर्स जो है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप यूनियन, जापान, ये दुनिया के अजीम तरीन मुल्क हैं, और वो अब G8+5 होता है। 5 के अंदर इंडिया को G8 में बुलाया जाता है। हम जो है D8 में, D8 है डेवलपिंग तरक्की पजीर ममालिक जो हैं, उसके अंदर जो है उसके अंदर मिस्र है, नाइजीरिया है, ये इस तरह के मुल्क हैं। 2 एक फारिस्ट के अच्छे इस्लामी मुल्क भी, ईरान भी है। मगर उसकी मीटिंग में 3 दिन के लिए वो गए हैं, और मजे की बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने वो जो खिताब वहां पे करना है वो कल की मईशत के लिए नौजवानों, छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार में सरमायाकारी के ऊपर शहबाज शरीफ साहब लेक्चर मिस्र में देने जा रहे हैं। नौजवान तो भाग रहा है। अपने मुल्क में आप मईशत ठीक कर लें और नौजवानों के वसाइल दे लें, और यहाँ पे वो वसाइल नहीं दे रहे। लोग कश्तियों में, जिस तरह आप बता रही हैं, डंकियों पे जाके वो समंदर में डूब रहे हैं, भाग रहे हैं। पहले जनाब आप अपने कोई बाहर किसी को लेक्चर देने की आपकी औकात तब होनी चाहिए कि अगर आपने मुल्क में मामला सवार लिए हों, यहाँ के ना आप उनको रोजगार दे रहे हैं, साथ में घुटन कि आज ये जो अभी एक मजाक बन गया है कि पहले ही VPN है, स्लो इंटरनेट नहीं चल रहा, और वो जो बच्चे घर में बैठ के सॉफ्टवेयर के काम के अंदर कुछ ना कुछ अपना ई-कॉमर्स करके रोजगार चला रहे थे, वो रोज गवर्नमेंट इस चीज में मसरूफ है कि इनको किस तरीके से, क्योंकि थॉट कंट्रोल करना है, उनके ऊपर नजर रखनी है, रोजाना गिरा और सख्त तो एक नया कोई तरीका आता है। अब नया जी वो बता रहे हैं कि जी पहले वो डिजिटल अथॉरिटी बना रहे थे, अब वो डिजिटल ID बना रहे हैं कि जनाब ये क्या और बहाना किया जा रहा है कि जी वो सबको इकट्ठे कर देंगे ID, उससे हेल्थ हो जाएगी, एजुकेशन हो जाएगी, और कोई उस पर डिस्कशन नहीं हो रही। आज पार्लियामान के ऊपर उसके ऊपर बहस हुई है कि जनाब आप इसके ऊपर ये बुनियादी तौर पे तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, उसमें उन लोगों की प्राइवेसी है और गवर्नमेंट का इस पर एतबार नहीं है। डिजिटल आपने क्या फरोग देना है? जिस मुल्क में इंटरनेट ना हो उसमें डिजिटल फरोग कैसे हो पाएगा? अच्छा, कुछ ने तो ये भी कहा था कि शिजा फातिमा साहिबा से मंसूब करके कि उन्होंने कहा कि इंटरनेट की रफ्तार बिल्कुल ठीक है, आप अपनी टाइपिंग स्पीड जो है ना वो बेहतर करें। ये आज उन्होंने कहा है कि हर चीज को इसमें सर्वेलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, जो है बल्कि दिखा सके प्रोड्यूसर साहब अगर उसमें कि उन्होंने क्या कहा है। जहाँ तक एक्स की बात है सर, ये बार बार बात की जाती है कि शायद किसी आजादी राय को की वजह से जो है वो एक्स ब्लॉक्ड है। मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आजादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। इस मुल्क में जितनी आजादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। जिसका जो दिल कर रहा है डेफेमेशन भी करता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो ऐसे हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हमारे ऊपर जो इल्जाम लगते हैं, जो जबान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस मुल्क के अंदर सर इंतहा है आज।
अब बात यह है कि ये 100 दफा बयान बदल चुका है। कभी कहते हैं कि वो इंटरनेट की इंटरनेशनल केबल शार्क खा गई, कभी कहते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस है, कभी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अभी आज उन्होंने कहा कि X 2% लोग यूज करते हैं, तो इस वजह से वो 2% की वजह से साइबर अटैक्स होते हैं। और भाई एक दफा तो आप पहले फैसला कर लें किस लिए होते हैं, आप होता किस लिए है, और फिर आपके ऊपर एतबार नहीं किसी को रह गया। और इस तरीके से करें कि लोगों से बहस व मुबासा करके मजाक बन के रह गया, टोटी ये मजाक बन के रह गया कि इस पर कोई रब्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब लेक्चर देने गए हुए हैं कि नौजवानों को की मईशत कैसे ठीक करनी है। ये नौजवान हालांकि यहाँ से भाग रहा है और नौजवान यहाँ पे जो है ना बड़े बुरे हालात के अंदर है। अमीर साहब चलिए अब जरा यकीनी तौर पे ये मसला तो बहुत बड़ा है, लेकिन सियासत का मसला भी बहुत बड़ा है जहां पर गुफ्तो शनीद की जरूरत है। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि कोई भी बात नहीं कर रहा, और इस पर बात करने के लिए हमने इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब उनको दावत दी है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। सियासत की पेचीदगियां इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये मुझे बातचीत का जो ये मसला है, ये एक बड़ी मज़का खेसी सिचुएशन बन गई है कि पहले पीटीआई ने ये अनकंडीशनल उन्होंने कहा जी आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से बड़ा एक मजाक उड़ाने वाला, तमस्खर उड़ाने वाला, ठट्ठे लेने वाली बात कि जी देखा ना आप डाकुओं से बात कर रहे हैं, ये इस तरह का एक रवैया था। अब जो है उनके यहाँ किसी ने मशवरा दिया है कि जनाब कुछ लोग कहना शुरू हो गया नहीं आपसे बात करते हैं। कभी वो राना सनाउल्ला तैयार हो जाते हैं, आज जो है याज सादिक साहब का बड़ा एक मुदब्बराना उस पर बयान आया है। तो वो कभी मेरा ख्याल है किसी ने समझाया कि ये जिस तरह पीडीएम के 2-2.5 साल गुजर गए थे, इस तरह की गुफ्तगू में कैरेट एंड स्टिक चला के चलाएं और कुछ महीने गुजर जाएंगे। उनकी तो समझ आती है तुक्की के एकदम से स्वीट एंड सावर करते रहते हैं। पीटीआई का मुझे नहीं समझ आ रही कि अब क्या सूरत हाल है। यूसुफजई साहब अगर आप हमें समझा सकें कि अब क्या स्टेटस है, आप लोग ये बातचीत कंडीशनल है, अनकंडीशनल है, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मुज़ाकरात जब भी होते हैं ना उसका कोई एजेंडा होता है। ये जब हुकूमत थोड़ी सी अपने आप को कंफर्ट फील करती है तो ये समझती है कि बस सब कुछ ठीक हो गया है। ये शतुर्मुर्ग की तरह ये आंखें छुपाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये समझते हैं कि हमने इनको भगा दिया, दबा दिया और जेलों में डाल दिया, तो अब ये नेक्स्ट टाइम उस ताकत के साथ नहीं निकल सकते। ये इनकी गलतफहमी है। देखिए कुछ भी हो जाए, चाहे 1000, 2000, 3000 जितने बंदे आपने पकड़ने पकड़ ले, लेकिन लोग इमरान खान की काल पे निकलते हैं और जब वो काल करेंगे लोग निकलेंगे। तो ये मुझे समझ ये आ रही है कि शायद पीएमएलएन की धुन पे जब पैर रखते हैं ना तो ये फिर बड़े अच्छे अंदाज में वो करते हैं। चले उनका तो यूसुफजई साहब ये जो आप कह रहे हैं कि वो मान लेते हैं आपका तजिया, मगर हमें ये नहीं समझ आती। आपकी कोर कमेटी ने शुरू में ये कहा था कि अनकंडीशनल डायलॉग, आप अब कह रहे हैं और कई लोग और भी कह रहे हैं कि जनाब एजेंडे के बगैर तो बात नहीं हो सकती। मगर क्या करें, आज का सुन लें गौहर खान जो है कह रहे हैं कि जनाब पार्लियामान के फोरम से ही बातचीत हो गई, और उमर अयूब साहब ने वहां पे बाइकाट किया कि जब तक आप हमारी बुनियादी कुछ शराइत नहीं कबूल करते तो हम शिरकत भी नहीं करते। तो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है समझना कि एक क्या स्टांस है क्या आपका। देखिए बड़ा सिंपल स्टांस है कि एक तो ये कह रहे हैं कि जी जो बेगुनाह लोग पकड़े गए हमारे, हम इनसे कहते हैं कि जी इनको फौरी तौर पे छोड़ें, और बेगुनाह इनको भी पता है ये बेगुनाह है। और कल एक जो मिनिस्टर साहब हैं साबिका, अभी भी है मेरे ख्याल से कोई एडवाइजर है, डॉक्टर साहब जो है इस्लामाबाद वाले, तो उन्होंने कहा था कि जी हमने बात कर ली है प्राइम मिनिस्टर के साथ, कुछ लोग जो है वो बेगुनाह है इसमें, क्योंकि मेरे हल्के से भी वो कह रहे हैं कि पीएमएलएन से ताल्लुक रखने वाले लोग भी गिरफ्तार हुए। इसका मतलब है कि पुलिस ने देखा नहीं है इच्छा है क्या नहीं है, बस मुकदमे दर्ज किए, लोगों को अंदर किया है। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 50 से 60 के करीब लोगों को छोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब है कि लोग बेगुनाह है। ये कोई तरीका नहीं है कि बेगुनाह लोगों को आप जेलों में डाल दें। सियासी वर्कर हैं, एहतजाज करने आए थे बेचारे, कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया, उनको आपने दहशतगर्द बना दिया। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि जो बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि जी इन्होंने 9 मई किया है, अब इन्होंने 26 नवंबर कर दिया और ये तो दहशतगर्द है, तो हम कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो मुझे ऐसी कौन सी शर्त है जो इनके लिए पॉसिबल नहीं है?
क्या मुश्किलात है? जुडिशियल कमीशन बन जाए तो अच्छा नहीं है? ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश का जो एक पैमाना है वो तहरीक इंसाफ तय नहीं कर सकती, क्योंकि या तो शर्तें रखी जा सकती हैं या मशरूत गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो आप कैदियों की बात कर रहे हैं, इस पर हुकूमत का स्टांस ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो केसेस नहीं बनाए, कानूनी लिहाज से अगर वो केसेस गलत साबित हो जाते हैं या इंसाफ अदालतें फराहम करती हैं तो फिर उनको छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी जमात की मर्जी के मुताबिक उनके कैदियों को रिहा नहीं किया जा सकता। अच्छा देखें जी, मैं आपको इनके कानून का बता दूं ना, पिछले दिनों 80 लोगों को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उनको पेश किया गया, उनको जमानत पे रिहा कर दिया। और आपने सुना होगा कि जज साहब ने कहा कि इनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। जैसे वो बाहर निकले, अब मुझे बताओ बेचारे गरीब लोग थे, कोई पहली दफा इस्लामाबाद आया था, कोई क्या था, उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार करके फिर वापस डाल दिया जेल। ये क्या है? ये कोई कानून है, आईन है, क्या है? ये कोई जंगल का कानून यहाँ चल रहा है? तो ये तो कानून आईन तो है नहीं, रूल ऑफ लॉ तो उस मुल्क में खत्म हो गया है, जमहूरियत भी खत्म हो गई। यूसुफजई साहब घूम फिर के ना बाहर से बैठे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एक ट्रक की बत्ती है। हुकूमत जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना आपको देना चाहती है, ना शायद वो कुछ दे सकती है। मुतजाद बयान आते हैं ना। राना सनाउल्लाह साहब अब मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए हैं। 4 दिन पहले का उनका इंटरव्यू था, क्लियरली उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा कि जनाब क्या इनकी जो बुनियादी शराइत हैं वो तो अदालतों ने देनी है, रहाइयाँ भी अदालतों ने करनी है, और जो है 26वीं आईनी तरमीम भी अदालत ने करनी है, और 8 फरवरी पे वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो ये कैरेट एंड स्टिक चल रहा है। तो जितनी देर आप अपना वक्त ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि आपके बकौल जिस तरह वर्कर्स आपके जेल में हैं, तो हुकूमत से तो कोई क्लियरली नजर आ रहा है, कुछ नहीं आपको मिलता नजर आ रहा। नहीं, हम इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि हम पहले ही खान साहब कह चुके थे कि ये इनके पास इख्तियार नहीं है, हम इससे बात नहीं करना चाहते, वो इसीलिए कह रहे थे। आज साबित हो गया। ये तो देखें लीडरशिप की तरफ से खान साहब को बार बार कहा गया कि नहीं मुज़ाकरात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि देख लें, मैं आपको फुल इख्तियार देता हूँ। उमर अयूब साहब से कहा आपको फुल इख्तियार देता हूँ। और कमेटी भी ऐसे लोगों की बनाई जो बिल्कुल आपको पता है रवैया, अच्छा रवैया रखते हैं, बातचीत पे यकीन रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती है इस हुकूमत की, वो साबित हो रही है कि इनके पास इख्तियार नहीं है बेसिकली, इसलिए ये भाग रहे हैं। ये क्या दे सकते हैं हमें? और ये इनकी तो कोई मर्जी तो है नहीं। ये आपने दुरुस्त साबित करने वाली जो बात की है, तो मेरे सामने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे उमर अयूब साहब की जो एक स्पीच है वो मेरे सामने मौजूद है। मैं वो चाह रही हूँ कि आप उसके ऊपर जरा हमें थोड़ा सा क्लियर कर सकें। उमर अयूब साहब ने कहा है कि जी इमरान खान साहब की जब तक रिहाई नहीं होती या हमारे पे जो धमकियां या दबाव देने का सिलसिला बंद नहीं होता, तब तक इजलास की कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अरकान पे इस्तीफे देने के लिए भी दबाव है। हुकूमत कह रही है कि पीटीआई बेपर की उड़ा रही है। अगर तो आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि कौन से ऐसे अरकान हैं जिनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि भैया आप रिजाइन कर दें नेशनल असेंबली से, या आप अपनी सीट से रिजाइन कर दें, तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर हो सकेगी। देखिए, ये तो मरीम से बता सकते हैं, जाहिर है वो अपोजिशन लीडर है, उनको इत्तला मिली होगी, लेकिन ये एक चीज है कि वर्करों की तरफ से हमारे ऊपर दबाव है कि आप किस हुकूमत से बात करना चाहते हैं। वो हुकूमत जो जमहूरियत, आइन, कानून को मानती नहीं है, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी मुसलसल कर रही है। सही। आइन को कितनी दफा इन्होंने पामाल कर दिया। 90 डेज में इलेक्शन कराने थे सूबाई असेंबलियों के, वो नहीं कराए इन्होंने। किसी ने क्या बिगाड़ा इनका? तो असल में बात यह है कि देखें, हम तो स्ट्रगल कर सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल। ऊपर से वज़रा साहिबान जो धमकियां देते हैं, फिर अली अमीन साहब उनको यहाँ से धमकी देते हैं, तो ये भी एक सिलसिला चल निकला है। क्योंकि अब वहां से वो कहते हैं अब इस दफा आगे दिखाएं। तो देखिए, ये बार बार ये वज़रा का ये काम तो नहीं होता है। अभी अपने काम साहब हमें समझाएं कि आप कह रहे हैं कि खान साहब को ये कमेटी मिसगाइड करती है, खान साहब इस कमेटी को बना देते हैं। ज़ाहिर हमें उनकी सुननी पड़ती है क्योंकि उनको एक इख्तियार दिया गया है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो बातचीत किए जा रहे हैं क्योंकि वो सड़कों पर नहीं आना चाहते हैं, तो फिर क्या हम किसकी सुने? हम कैसे तज्जिया करें? नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, आपने जिस तरह अभी कहा कि जो कमेटी है खान साहब को जाके कहती है, कन्विंस करती है कि बातचीत के जरिए ही मामला तय करने चाहिए, जबकि बातचीत से बात आपके बकौल नहीं ये हुकूमत मानेगी, तो हम किसकी सुने फिर? ये देखिए, ये तो इसलिए था ना कि खान साहब के ऊपर ये इल्जाम था कि जी आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते।
सही। जब हुकूमत बार बार आके कहती है कि जी आप मुज़ाकरात करें, ये सियासी लोग नहीं है, देखें ये मुज़ाकरात नहीं करते, तो खान साहब ने कहा कि ठीक है अब ये शौक पूरा करके देख लें। मैं तो ये समझता हूँ कि इनके पास इख्तियार नहीं है तो ये कभी भी आपके साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे। ये जो मुज़ाकरात खेल रहे हैं ये टीवी की हद तक है, लोगों की हद तक है, लेकिन मुझे पता है कि इनके पास इख्तियार नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से ये ख्वाहिश थी, बहुत सारे लोग जो हमारे पार्टी चलिए होना तो ऐसा ही चाहिए। शौकत यूसुफ सईद साहब, जो मुज़ाकरात की ख्वाहिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखती है, पुरअमन तरीके से हुकूमत भी उस टेबल पर आ जाए और मुज़ाकरात के जरिए कोई पुरअमन रास्ता निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। अभी आमिर साहब आपकी इजाज़त से छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासत के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी, अब जरा बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी और खासतौर पर IT से रिलेटेड मामलात के हवाले से। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे। अब हम जरा इंटरनेट और IT से रिलेटेड जो मामला है उस पर बात करने जा रहे हैं। इसमें हमारा साथ देने के लिए जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा 92 न्यूज़ रियाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया रियाज, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। इसके अलावा डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं फरिया अजीज साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आमिर साहब मुझे ये बताइए, या तो आप लोग डिजिटलाइजेशन होने दें, तनकीद ना करें, वरना हम जैसे लोग पत्थर के दौर में चले जाएंगे। जी, वो आज जिस तरीके से असम्बली के अंदर इसकी प्रोसीडिंग्स हुई, तो वो ये एक जो IT का मसला है, आप देखें आजकल ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है इंटरनेट। पूरा मुल्क उससे डिस्टर्ब है, हर निज़ाम पूरा डिस्टर्ब्ड है, और ये एक मजाक बन के रोज़ एक सर्कस बना के रख दिया। रोज़ उसके अंदर एक नई चुल्ली छोड़ देते हैं, कभी जो है वो शार्क खा जाती है केबल, कभी कुछ हो जाता है। आज ये जिस तरीके से नया शोशा छोड़ा गया है, पहले हमें बताया गया था जी हमारे ही हक में जो एक डिजिटल अथॉरिटी बना रही है, हमारे उसके ऊपर ही बेताजा सवाल थे। आज एक नई ट्रक की बत्ती उन्होंने लगा दी हमें कि जी डिजिटल IT बना रहे हैं और डिजिटल कोई मास्टर प्लान बन रहा है। पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि ये है क्या। रियाज, अगर आपसे स्टार्ट करते हुए हम एक्सप्लेन करें कि ये डिजिटल ID क्या है और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि असम्बली के अंदर इस पर कोई डिबेट ज़्यादा नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये कल काबीना ने बाकायदा इसको मंजूर किया, ये पहला एजेंडा आइटम था और खामोशी से इसको मंजूर किया गया, और वन लाइनर जो है वो सिर्फ आया कि जी काबीना ने मंजूर कर लिया, और वो था नेशनल आइडेंटिफिकेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब ये अच्छा खासा कोई, जब मैं उससे गो थ्रू हुआ तो कोई 150-200 सफ़ात का फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर सारी तफसीलात मौजूद हैं कि एस्टोनिया और उसकी इन ममालिक में इस तरह की IDs मौजूद होती हैं। ये ID बेसिकली होगी क्या, यानी एक ऐसा डेटाबेस बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक के तमाम रिकॉर्ड, जिसमें आपका डोमिसाइल, आपके ट्रैवलिंग, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके टैक्स के रिलेटेड मामलात, आपका निकाहनामा, बच्चे, फैमिली ट्री, ये तमाम आप पूरे दुनिया में कहीं भी घूमें और आप पाकिस्तान के शहरी थे, वो तमाम का तमाम डेटा जो है यकजा किया जाएगा एक जगह पे। और बताया जा रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि UCs लेवल पे और मुख्तलिफ जगहों पे एलियंस जो है वो डेटा में आ जाते हैं, हमारे पास वेरिफिकेशन की चीज़ें नहीं होती, गैर मुल्की आ जाते हैं, ये मामलात होते हैं। जो ID कार्ड पे जो चिप है उसको मुस्तकिल यूज़ जो है वो बिल्कुल किसी तौर पे नहीं किया जा रहा। तो चौधरी निसार अली खान के ज़माने में 1516 में इसको इस चिप का आगाज़ किया गया, लेकिन आज तक जो है पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं नादर की तरफ से, लेकिन अब जो है वो इसको बाकायदा तौर पे इस्तेमाल करने का प्लान भी किया जा रहा है कि उस चिप के अंदर सारी मालूमात होंगी। लेकिन इसके अलावा एक पैरेलल पूरा एक डेटा बेस होगा हर शहरी का, जिसमें उसका सारा जो फुटप्रिंट है पूरी ज़िंदगी का वो वहाँ मौजूद होगा। अब ज़ाहिर है इस पर हम आगे चल के भी बात करेंगे कि ये डेटा इकट्ठा करना तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन असल चैलेंज ये है कि इसकी प्रोटेक्शन, इसका मिसयूज, इसके हवाले से बहुत बड़े कंसर्न जो है वो आइंदा आएंगे। राइट्स की जो बॉडीज हैं डिजिटल राइट्स की, और वो सारी जो इसको देखेंगी कि इसको कैसे देखा जाएगा कि कहीं पे ऐसा ना हो कि इन चीज़ों का जो है वो मिसयूज हो जाए, इसको अब्यूज़ किया जाए। ये डेटा कहाँ पे होगा, क्या ये नादरा के पास होगा, ये एक पैरेलल एक और बॉडी होगी, और इसको कौन देखेगा, इसकी प्राइवेसी की जो है मैटर्स क्या होंगे। जिस तरह टैक्स के मामलात होते हैं तो कोई भी टैक्स जो डिटेल्स निकालता है तो बाकायदा तौर पर अलर्ट आ जाता है किस्म का कि किसने इसकी ID से और किसकी ID से आया और किसने ये टैक्स की डिटेल्स देखी हैं। तो इसके हवाले से क्या होगा और ये मिस यूज होगा कि नहीं होगा, लोगों की पर्सनल मालूमात, इम्यूनाइजेशन से लेकर मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, तमाम सारी मालूमात इस पर। तो ये बहुत बड़ा एक जहाँ पे एक हमें एक एलिफेंट नजर आ रहा है इंफॉर्मेशन का, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ओवर आर्चिंग एक ऐसा जो है वो इंफॉर्मेशन को अब्यूज करने का और जो
जो डेटा को अब्यूज़ करने का एक आला जो है भी हो सकता है। तो ये एक ऐसे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होते हैं। आने वाले दिनों में मेरे ख्याल इस पर मज़ीद डिबेट्स होंगी और आजकल भी मीडिया में इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, हम इस पर बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग फैक्टर होगा आने वाले दिनों में। जी फिरिया, ये आपने रियाज की बात भी सुनी, ये हमें बड़ी मुस्बत वजूहात बताई जाती हैं कि जी इंडिया यूएई और वहाँ से हम ये लेके आए हैं और इसके ज़रिए हेल्थ भी होगी, एजुकेशन भी होगी, पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। ऐसे मुल्क में जिसके यहाँ जिसमें जजों के बेडरूम से जो है ना कैमरे बरामद हों, तो वहाँ पे ये हम हुकूमत का एतबार कैसे कर सकते हैं कि इससे हमारी आपकी प्राइवेसी जो है वो वायलेट नहीं होगी? जी नहीं, एतबार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात है जिस तरह से कानून साजी की जा रही है, पार्लियामान आपका एक रबर स्टैम्प बन गया है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल इशू है, तो गुफ्तगू को यहीं से रियाज की तरफ मोड़ देते हैं। जी, रियाज खास तौर पे ये जो जिस तरीके से किया गया है कि आज वो कमेटी के अंदर भी और असम्बली में भी उन्होंने शोर मचाया कि एकदम से ओवरनाइट जो है रात के 10 बजे गालबन कल जो है उनको ये बिल की कॉपी भेजी गई और आज भी कोई ज़्यादा मुफस्सल डिबेट नहीं हुई। उन्होंने कहा जी बस वो नेशनल असम्बली में ही हो जाएगी और बड़ा ज़रूरी है, वरना 1.5 महीने का पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा हमारा। बिल्कुल ऐसी है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रश में लग रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाहते हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इस जो है ये जो डिजिटल जो नेशन ये एक और बिल है और बड़ा एक 17 पेजेस का बड़ा एक बिल है जिसमें 3 कमेटीज़ हैं, जिसमें पहली जो कमेटी है जो ओवरऑल जो पीएम की सरबराही में होगी, नेशनल डिजिटल जो कमीशन बनेगा वो एक बनेगी जिसमें चीफ मिनिस्टर्स होंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन के जो मिनिस्टर हैं, फिर इंटीरियर के मिनिस्टर, पूरे एक 17-18 रुकनी जो है वो बॉडी होगी। फिर एक और बॉडी बनाई जाएगी जो सारी अथॉरिटी की ओवरसाइट कमेटी होगी। तो बड़ा ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज और ये सारा जिसको किया जा रहा है। अब जाहिर है ये बज़ाहिर तो आपकी वाली बात के ब्यूरोक्रेटिक वर्ड्स में और क्लीशेड और ये जार्गन जो यूज होते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि बरतानिया में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की बॉडीज आप बना रहे हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी? अमीनुल हक साहब ने कल भी इन्हें पोस्टपोन किया कमेटी में, आज भी पोस्टपोन किया। शिजा फातिमा के पास तफसीलात नहीं है बताने को, हालांकि वो खुद ये कहती हैं कि अपने हाथ से इन्होंने ये लिखा है। पता नहीं उन्होंने टाइटल अपने हाथ से लिखा है या सारा बिल ही अपने हाथ से लिखा है। पर ये काफी सारे इश्यूज इकट्ठे जुड़ गए हैं। ये तो एक डिजिटल आईडी वाला मसला है, साथ में जो है वो डिजिटल अथॉरिटी चल रही है, पहले ही उसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये आज उनकी मैं पढ़ रहा था कि जी साइबर का एकदम से उन्होंने बहुत ज़्यादा साइबर हमलों के हवाले से और कि जी नेशनल सिक्योरिटी का बॉगी जो है वो दोबारा रेज़ की गई है कि जी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ये हमले हो रहे हैं। दुनिया भर में ये साइबर अटैक्स होते हैं, मगर उससे एक आम आदमी की इंटरनेट की ज़िंदगी तो डिस्टर्ब नहीं की जाती है। ये साइबर अटैक्स की आपने बात की है, तो रियाज से इसका जवाब लेंगे मेरे ख्याल में कि हमें एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, हम ये जो डिजिटलाइजेशन और अजीबोगरीब से नामों किस्म के जो बिल बन रहे हैं उनके फिरियाज इसकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। ये आपका कसूर नहीं है, ये सारा मामला इतना कंफ्यूजिंग है कि जी फिरिया, पहले हम ये डिजिटल अथॉरिटी के उससे नहीं निकले थे तहफ़्फ़ुज़ात से, और रोज़ की जो नए जवाब आ जाते हैं कि इंटरनेट सोशल क्या नेशनल सिक्योरिटी इशू है, टेक्निकल इशू है। अब ये डिजिटल आईटी एक चीज़ आ गई है कि जी डिजिटल मास्टर प्लान बन रहा है, ये क्या है ज़रा आप हमें समझा सकें अगर? देखिए, 2024 का मास्टर प्लान तो मुझे जहाँ तक नज़र आता है इंटरनेट बंद कर देना, फायरवॉल लगा देना, कभी कोई डिस्ट्रप्शन पैदा कर देना, यही नज़र आया है। तो ये क्या डिजिटल मास्टर प्लान बनाएंगे और आगे चलते हुए भी यही लग रहा है कि अगले साल भी यही चीज़ें कंटिन्यू करेंगी। आप अगर कंसोलिडेट कर रहे हैं डिजिटल आइडेंटिटी, जिस तरह रियाज साहब ने भी बात की कि आपके CNIC में चिप है, पासपोर्ट, ई-पासपोर्ट्स भी आ गए हैं, ये सारा जो डेटा है इसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से किया जाएगा, क्यों हम एतबार करें? क्योंकि यहाँ पे पहले भी हमने देखा है नादरा के डेटाबेसेस के जो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं वगैरह। तो ये कोई ना डेटा प्रोटेक्शन लॉज हमारे पास है, ना प्राइवेसी लेजिस्लेशन, और कानून जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं वो किसी निज़ाम के तहत करते हैं। यहाँ पे तो फ़ोन कॉल पे आपका डेटा या कोई किसी को आप उठा लेते हैं या पर्चे जिन पे कायम करते हैं मुकदमे। तो ये सिलसिला अगर चलेगा तो क्यों हम ये हमें कौन सी डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं?
इन्होंने तो हमें और ज़्यादा एनालॉग की तरफ वापस, जो ये कह रही थी कि हमें पता नहीं कोई स्टोन एजेस में तो ये धकेल रहे हैं, इनकी पॉलिसी धकेल रही हैं। ये किस तरह की कानून साजी होती है और जिन जुरिस्डिक्शंस का हवाला दिया जाता है। देखिए इस साल हमें बहुत कहा गया इधर भी होता है उधर भी होता है, कोई ठोस हवाला नहीं दिया जाता। वहाँ पे आप देखें कि रूल ऑफ लॉ रेजिम क्या है, कोर्ट्स किस तरह से स्क्रूटनी करती है एग्जीक्यूटिव की, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को किस तरीके से रोका जाता है, और प्राइवेसी लेजिस्लेशन क्या है, इंफॉर्मेशन कमीशंस मौजूद होती हैं, किस तरीके से डेटा प्रोटेक्ट किया जाता है। उसका हुसूल इतना आसान नहीं होता ना हुकूमत के लिए ना किसी और के लिए। और फिर आप उसको कंपेयर करें कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली किस तरीके से डेटा का हुसूल है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। आज साइबर अटैक्स का दोबारा जो है बहुत ज़्यादा अलार्म रेज किया गया कि जी बहुत ज़्यादा ये सिक्योरिटी इशूज़ हैं, कौमी सलामती का मसला है। तो दुनिया भर में ये साइबर अटैक्स होते हैं, मगर आम आदमी की ज़िंदगी जो है इंटरनेट स्लो डाउन करके थ्रॉटल करके तो नहीं तबाह की जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं की जाती है। देखिए साइबर अटैक्स ज़रूर होते हैं, लेकिन साइबर अटैक्स को आप सर्ट्स होती हैं, रिस्पांस टीम्स होती हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करते हैं। ये थोड़ी कि आप बंद कर दें, इस तरह की पॉलिसीज़ ले आएँ। ये हमें बयानिए बनाए जाते हैं। साइबर अटैक्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी है, टेररिज्म है, हिरासा किया जाता है। कौन सी चीज़ हल हो गई है इनकी पॉलिसी मेकिंग के ज़रिए बनिस्बत इसके कि और मज़ीद ये इश्यूज़ बढ़ते हैं। देखें डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ ये कहते हैं, जब आप ये मौके बंद करते हैं, इंटरनेट बंद करते हैं, प्लेटफॉर्म्स बंद करते हैं, लोगों तक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, डिसइंफॉर्मेशन उससे बढ़ती है। बंद कर देने से चीज़ का हल नहीं निकलता। और मेरी नज़र में इस तरह से जल्दबाजी में जो लेजिस्लेशन की जाती है उस पर एतबार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इस प्रोसेस पे एतबार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब लोगों के सामने रखनी नहीं, इंडिया में भी आधार कार्ड पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिविल सोसाइटी की ले रही थी और वहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा इस पे इश्यूज उठाए गए थे। रियाज फरिया ने जो ये बात की है नए साल के हवाले से, तो हमारी जो उम्मीदें थी कि यार इसके मसले का हल निकालेंगे और शायद कोई नई शुरुआत होगी, पुरानी चीज़ों का दुरुस्त की जाएंगी। तो ये जो दवीद दे रही हैं कि अगले साल भी यही मामलात रहेंगे, बल्कि अगले साल इससे भी बहुत बुरा हालात लग रहे हैं कि ये जिस तरह अब ये बताया जा रहा है कि आईटी के नाम के ऊपर जो है मज़ीद आपके ऊपर कदरें क्लियरली नज़र आ रही हैं विदाउट एनी डिबेट, विदाउट कोई इंफॉर्मेशन के। आमिर साहब ये बड़ा संजीदा मामला है। आज कल से जब ये काबीना से आईडी वाला सिलसिला जो है वो पास हुआ, इससे 2 दिन पहले भी मैं कोशिश करता रहा कि मुझे इसका जो फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट है इसकी हार्ड कॉपी मिल जाए, फुल सॉफ्ट कॉपी मिल जाए। एक नज़र तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन फुल मिल जाए ताकि हम देख लें कि ये क्या है। ऐसी चीज़ों को पूरी दुनिया में अपलोड किया जाता है वेबसाइट्स वगैरह पर डिबेट्स के लिए, और उस देखा जाता है राइट्स एक्टिविस्ट क्या कहते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी के लोग क्या कहते हैं, उस पर एनालिसिस होता है, स्टेक होल्डर्स को लिया जाता है। इस पर तो मुझे नहीं याद पड़ता, मुझे तो मैंने सुना भी नहीं था इस फ्रेमवर्क का नाम जो इन्होंने आईडी वाला वो किया है। तो आज मैं सारा दिन कोशिश करता रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फिर लॉ मिनिस्ट्री मैंने चक्कर लगाए, तकरीबन को 8-10 जो अफसरान थे और सेक्रेटरी समेत उनके दफातर में मैं गया। किसी जगह से मुझे जो लोग मुताल्लिका थे बराह रास्त मुझे नाम लेके बताया गया कि ये लोग उन कमेटीज़ में शामिल थे जिन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया है। उनके पास क्या, उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है, ये तो पहले से बनाया गया। मैंने कहा आप किसी का नाम बता दें, आप यहाँ पे इतनी सीनियर चीज़ों को देखते हैं, ड्राफ्ट भी करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो किसी को हम नहीं बता सकता और ये वो सारा। नहीं, आज शिजा फातिमा ने कहा ये मैंने खुद ये बिल बनाया है, लिखा है। तो वो पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाजा आसिफ की रिश्तेदार हैं, वो सीधे ही मिनिस्टर बन गई हैं। मुझे नहीं पता उनको लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करने का कितना तजर्बा है या आईटी की भी एक्सपर्टीज़ कुछ नहीं है। फरिया ये हाल ही में हमारे प्रोग्राम में पलवत शाह खान जो कि सेनेट के अंदर आईटी कमेटी की जो है हेड करती हैं, चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो पाशा जो सॉफ्टवेयर तंजीमें हैं या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात ही नहीं की थी, उनका ड्राफ्ट इनके पास नहीं था। इन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं कि इन्होंने ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस जो वीपीएन पे और बाकी चीज़ों पे क्या दिए हुए हैं। उन्होंने कहा जी कमेटी ने इनको दिए वहाँ पे। तो क्या क्या ऐसे हालात में क्या सोचें फिर हम?
देखिए यही जैसे रियाज साहब ने बोला कि ड्राफ्ट्स मिलते नहीं है, आपको ड्राफ्ट सिर्फ तब मिलते हैं जबकि कोई चीज़ पास हो चुकी होती है या टेबल की जाती है, और वो तब भी नहीं। तो ये ये कंसल्टेटिव प्रोसेस तो है नहीं, और ना ये चाहते हैं। ये वो चाहते हैं कि जो हमने लिख दिया, और हम भी कौन है ये भी नहीं पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आता है, कौन लिखता है, कैसे ये पास चीज़ें हो जाती हैं। मुशावरत में तो ये बिल्कुल यकीन नहीं रखते। देखिए, और पाशा सिर्फ वाहिद स्टेक होल्डर नहीं है, वो एक इंडस्ट्री बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव है। इंडस्ट्री को ये कहते हैं कि हम उनको शामिल करते हैं VPN रजिस्ट्रेशन के हवाले से। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो VPN ब्लॉकिंग या रजिस्ट्रेशन से इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। आज हर सारिफ इस्तेमाल करते हैं, करने की ज़रूरत है, क्योंकि रुकावटें हुकूमत पैदा कर रही है। उनको आप नहीं कॉन्फिडेंस में लेते। आपको जो एक आम सारिफ या सिटीजन ऑफ द कंट्री है, उसको आपको नहीं आपको फ़र्क पड़ता कि उनके किस तरह से मुतासर हो रही है, आमदनी कैसे मुतासर हो रही है। राइट्स तो छोड़ ही दें, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि राइट्स क्या है, जबकि ये माने रखने चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या इनकी तजवीज़ आप देंगे भी तो वो रद्द कर देते हैं। जो पंजाब डेफेमेशन बिल था वो क्या किया था, संडे को बुलाया, तजवीज़ ली, अगले दिन पास कर दिया। तो ये तो टिक करने के लिए करते हैं कि हाँ हमने मशावरत कर ली, अगर जब जहमत करें भी तो। रियाज, इसको ज़रा सम अप करें कि पहले ही क्या कसर रह गई है कि हमें बताया जाता है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं, मुकदमात जा रहे हैं, फिर जो है लोगों की जो है आईडी जो है वो थ्रॉटल की जा रही हैं, यूट्यूब भी नहीं चल रहा, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा। तो अभी और क्या ऐसी ज़रूरत रह गई है जो पहले नहीं हो पा रही कि नए कवानीन और नई अथॉरिटीज़? आमिर साहब, एक चीज़ उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। आपने जिक्र किया कि ये शिजा फातिमा ने ये बिल खुद बनाया है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुझे वो बात याद आ जाती है जब लॉ मिनिस्टर 26वीं आईनी तरमीम होती तो उस रात को हम पार्लियामेंट में ही थे। तो रात तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था, यानी सारा दिन ये मौलाना फजल रहमान के घर आते जाते रहे। रात 9:30 बजे साफ़ियों ने पूछा, जी ड्राफ्ट आपके पास है, किधर है? कहते जी मुझे ड्राफ्ट मिल गया, मुझे ड्राफ्ट मिल गया। तो रात को 10:45-11 बजे इनको ड्राफ्ट मिला, अपने हाथों से जो ये कहते हैं हमने ड्राफ्ट बनाया है। अटॉर्नी जनरल से पूछें तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। इस दौरान जब हमने अपने ज़राए से बात की तो अगले दिन जो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था वो काबीना ने पास कर दिया था और सदर के पास पहुंच चुका था। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे तो पता ही नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट एनी सच थिंग। तो मतलब या तो वो अगेन बज़ाहिर झूठ बोल रहे थे या उनको पता ही नहीं था। तो ये कहते हैं अपने हाथों से लिखा है, पता नहीं फाइल पे जो टाइटल होता है वो अपने हाथों से लिखा है या फाइल के अंदर जो कुछ है वो इन्होंने लिखा है, इसका पता कोई नहीं है। लास्ट आपके उसकी तरफ आते हैं, लेकिन रह क्या गया है। इन्होंने कोशिश की कि जितने VPN से उनको कंट्रोल किया जाए, पता चला कि आधे से ज़्यादा जो VPNs हैं वो अब आ गए हैं क्लाउड पे। तो IP हर कुछ देर बाद वो अपनी चेंज करते हैं। तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि उन VPNs को कंट्रोल किया जाए। को 25,000 के करीब तो कितने VPN थे वो कह रहे हैं कि हमारे पास हो गए हैं रजिस्टर्ड, लेकिन बाकी आधे से ज़्यादा अब PTA के चेयरमैन ने कहा है हम मजीद जो है रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। वजह यह है मजीद रजिस्टर्ड हो नहीं सकते। अब आपकी वाली बात के साफियों को पकड़ना, खबरें रोकना और ये सारा कुछ, और मजीद क्या रह गया है। ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो कुछ आ रहा है, ये लीकेज जो हो रही है, इसको भी मुकम्मल एयर टाइट किया जाए, स्ट्रेट जैकेट पहना दी जाए और उसके बाद मामला जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये तो कुछ भी कर लें, ये ऑनलाइन जो चीज़ों को कंट्रोल करना ये अब वो दौर नहीं रहा। ये चाइनीज तो बहुत हद तक हो गया रियाज, डैमेज तो बहुत डैमेज तो बिल्कुल बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है पहले ही। और प्राइम मिनिस्टर फरियाद मिस्र में गए हुए हैं, वहां की यूथ को मईशत समझाने के किस तरह रोजगार निकाला जाएगा। तो क्या वे फॉरवर्ड क्या है आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स? देखिए, वहाँ पे आप मईशत के लेक्चर्स दे रहे हैं, यहाँ पे तबाह बर्बाद हो रहा है। कहाँ आप डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल नेशन की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जो लॉसेस हुए हैं इंडिविजुअल्स के, बिजनेसेस के, उसका अजाला कौन करेगा? आप इस तरह की पॉलिसीज़ लेते चले आएंगे। अभी और प्रोसिक्यूशंस भी हो रही हैं और पीका में भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं। तो इस सब को रोकने की ज़रूरत है। इत्तेहादी भी ज़रा देखेंगे, स्पीचेस तो कर लेते हैं पार्लियामान में, लेकिन क्या ये बिल्स मूव करते हैं, रुकावट डालते हैं? कायमा कमेटीज़ भी भरपूर तरीके से इसमें अपना रोल अदा करें। सवाल जवाब होता है, ये तो आके डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो एतमाद तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली एक ब्लीक पिक्चर ये है कि आने वाले साल में ये मजीद और चीज़ें बढ़ेंगी, इनके जब तक सिक्योरिटी और कंट्रोल माइंडसेट नहीं जाएगा। और देखें, कल को अपोजिशन में इन्होंने भी आना है, वही रोने ये भी रोएंगे और उस वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इनको याद आएगी जिस तरह से पहले इनको आई थी। तो ये भी ज़रा सोच लेना चाहिए, इनको सेम पेज ज़्यादा देर तक चलता नहीं है।
जी, ये आपको लगता है जिस तरह रियाज के गवर्नमेंट तुली हुई है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें करनी हैं और वहाँ पे बाकी पार्टीज़ भी जो है हल्का फुल्का शोर मचाती हैं। पीपल्स पार्टी जो है फॉर एग्जांपल ये आज़ादी इजहार का बड़ा एक ज़माने में अलमबरदार थी, मगर ये क्लियरली उसके ऊपर वायलेशन है। आज वजीर साहबा फरमा रही थी कि इससे कोई VPN रुकने से या एक्स रुकने से कोई आज़ादी इजहार पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, आज इन्होंने बड़े हम समझते हैं कि दिन वक्त गुजरने के साथ, जैसा फरिया ने कहा कि इन पे कल वक्त आएगा, तो इनको इतना करना चाहिए कि कल को बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये समझते हैं कि जनाब बस सब कुछ इनके पास है। तो जिस अंदाज में कमेटीज़ में ब्रीफ कर रही हैं शिजा फातिमा, और ये 2 दिन फिर जिस हमने कमेटी में देखा, फिर पार्लियामान में जिस तरह गुफ्तगू कर रही हैं कि जी 2% लोग जो है वो ट्विटर यूज़ करते हैं या एक्स यूज़ करते हैं, और उस एक्स को बंद करना जो है वो आज़ादी राय के ज़िम्मे में नहीं आता। फिर खोल दें, 2% लोग हैं, 98% पाकिस्तानियों को अगर फिक्र नहीं है तो फिर खोल दें। मसला क्या है? इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई चीज बॉदर कर रही है जो आप उसको एयर टाइट करके जो है बिल्कुल कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इनकी तकरीरें बस करवा लें इनसे। बाकी स्टैंडिंग कमेटीज में आपकी वाली बात है, लिप सर्विस हो रही है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि हम कल को अगर हम कहना पड़े हम ये क्लिप निकाल के चलाएंगे। ये देखें, असम्बली में हमने तब ये आवाज उठाई थी, खासतौर से पीपल्स पार्टी के लोग। स्टैंडिंग कमेटीज में ऐसे बिल्स पे उनका रोल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, और वो हम कोशिश करेंगे किसी प्रोग्राम में वो हमारे साथ आए। और ये जो पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा लोग हैं, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि वो ऐसा लगता है कि हैंड्स इन ग्लव्स हैं, लेकिन बज़ाहिर जो ऐसा लगता है कि बड़ा क्रिटिसिज्म है, बड़ा वो जनाब इस तरह नहीं हो सकता। जिस तरह शाजिया मरी ने आज बोला कि जनाब ये नेट फ्लो है, मुझे हंसी आ रही है कि मिनिस्टर जो साहिबा जो हैं वो ये बात कर रही हैं, लेकिन आप दरूनी खाना तो मिले हुए, या तो आप अपोज करें उस बिल को। अब ये असम्बली में जब आएगा वापस ये बिल यहाँ से पास होने के लिए, सेनेट में भी जाएगा, दोनों हाउसेस से ये पास हो जाएगा, हल्का फुल्का वॉकआउट करेंगे, मना के ले आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो सॉरी, बड़ी लिप सर्विस हो रही है, और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रियल जो अपोजिशन होती है वो भी हमें दूसरी तरफ उस तरीके से नजर नहीं आ रही। लेकिन आज जो रियाज आमिर साहब आपसे ये जो कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास हुआ था आमिर साहब, उसके अंदर बड़ी जबरदस्त बहस हुई, और खुशाइन बात ये थी कि रियाज तो अपनी बात में बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जितनी भी सियासी जमातें थी मासवाए नून लीग की, उन्होंने इसके ऊपर बहस की है, सारी बहस जो की है उन्होंने ये ऑब्जेक्शन शमीला फारूकी के भी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बात की है, मगर जोर उनका इस बात पे था मिनिस्टर साहबा का कि आप इसको बस कमेटी से निकाल दें, जो 2-4 सवाल होंगे हम असेंबली के अंदर डील करेंगे। हाँ। मगर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है ना, जो एक रियाज ने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी, बहरहाल ये तमाम जो कवानीन बने हैं, ये जो मुतनाज़ा कवानीन हैं, ये पीपल्स पार्टी की मर्जी से बने हैं। जाहिर है उनके बगैर मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास नहीं आती है, वो वोट देते हैं, शुरू में शोर मचाते हैं, मगर बहरहाल वोट डाल देते हैं और उसको पास करवाने में अपनी कम से कम अपोज नहीं करते हैं, वरना अगर पीपल्स पार्टी अपोज करे तो ये हो नहीं सकता। दूसरा लास्ट ये है कि दुनिया भर में इसके लिए क्रेडिट लिया जाता है कि जनाब हमारी इंटरनेट यूजेज बहुत ज़्यादा है, हमारे टेलीकॉम के इतने क्लाइंट्स हैं, इंटरनेट के इतने क्लाइंट्स हैं, और सोशल मीडिया की वेरियस ऐप्स जो हैं उसके लिए एम्पावरमेंट है ना, ये लोगों का इंटरेक्टिव होना, इसमें शमूलियत इख्तियार करना एक क्रेडिट होता है। इन्होंने एक गाली बना के रख दिया, डिस्क्रेडिट बना दिया है कि जनाब कि जी 2% सिर्फ लोग यूज़ करते हैं। और भाई आप 2 से 12% करें, 50% करें, जितना ही करेंगे, इसमें बुराई क्या है? टूल के अंदर तो खराबी नहीं है, बिजली के होने पे तो एतराज़ नहीं हो सकता, बिजली की कोई एप्लीकेशन खराब हो जाए तो उस पर आप बात कर सकते हैं। ये एक मज़का खेज आर्गुमेंट है। खेज तो आमिर साहब ये भी है कि 2% के ऊपर इसकी बात कर रहे हैं, मगर इसके अलावा ये भी आप याद रखें कि इंटरनेट को या उसकी रफ्तार को जो स्लो करने का या सुस्त करने का जो एक अमल है वो समझ से बालातर है कि हुकूमत क्या कर रही है। फरिया अजीज साहिबा, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। अब जरा जो हमारी अगली स्टोरी है आमिर साहब, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जी, ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन जो है, ये एक इसकी कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं होती है कि ये कई सालों से वैसे सिलसिला जारी है, मगर अब ये एक इंतहा तक मज़गा खेज बन चुका हुआ है कि उसके जो MD साहब हैं, पहले उन्होंने ये स्टोरी हमने ही ब्रेक की कि उन्होंने प्लॉट जो है बांट दिए पुलिस फाउंडेशन के, जिसके अंदर पंजाब और KP के जो मौजूदा सर्विंग IGs हैं उनको दिए गए, लोगों के मुश्तबा हालात के अंदर कैंसिल किए गए,
और उनको दे दिए, जो कि उन्होंने चंद दिनों में ही 10-10 करोड़ का, उनको शायद गालबन 15 लाख का मिला था, 10-10 करोड़ से भी ज़्यादा का वो उन्होंने बेच दिया। उसके बाद फिर और उसके प्लॉटों की खबर आ रही थी। अभी लेटेस्ट वो बताई गई है कि एक और प्लॉट जो है 20 से 30 कनाल का कम्युनिटी प्लॉट है, जो कि बड़े ही मशकूक हालात में जॉइंट वेंचर तुर्की के ज़रिए वो दिया जा रहा है। रियाजुल हक इस स्टोरी को फॉलो करते रहते हैं, ज़रा ये लेटेस्ट बताइएगा ये क्या है? आमिर साहब, अगेन ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को फॉलो करने के लिए जब एनपीएफ गए, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो ये स्टोरी है कि एग्रीमेंट किया गया है एक टर्किश कंपनी के साथ और उनको तकरीबन ये कोई 28, 29, 30 जो है वो कनाल के करीब प्लॉट बताया जा रहा है और ये कम्युनिटी का एक किस्म का जो है ये प्लॉट है, कम्युनिटी सेंटर के लिए इन्होंने इसको मुख्तस कर रखा है। और इस प्लॉट को, इसकी जो असल कीमत है वो तकरीबन 1.2 अरब 1.5 से 2 अरब रुपए के करीब जो है वो बताई जा रही है। लेकिन वो फ्री में जो है उस कंपनी के साथ जो है वो जॉइंट वेंचर के तहत जो है वो उनको एक किस्म का देने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और इंटीरियर मिनिस्टर को इन्वॉल्व करके बाकायदा तौर पर फीता भी काट लिया गया और वो जो प्लैग वगैरह है वो एनपीएफ के अंदर जो है उन्होंने रखा भी हुआ है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए जो सारी फिजिबिलिटी का जो सारे प्रोसेस होता है उसके लिए ना इवैल्यूएशन की गई, ना फिजिबिलिटी की गई। और स्पेशली जब बाहर से कोई कंपनी आ रही है तो ईएडी यानी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के थ्रू वो आती हैं, बाकायदा तौर पे चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर अलाउ करती है उसके बाद आप जेवी या इस तरह की चीज़ जो है ना एग्रीमेंट में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इतनी खामोशी से तेज़ी से कोई 29-30 कनाल का जो प्लॉट है ये जो है वो इनके एमओयूज़ का साइन हो चुका है और तैयारी मुकम्मल कर ली गई है कि ये एक टर्किश कंपनी को जो हायर कर दिया जाए। मज़े की बात है कि ये टर्किश कंपनी वही इस कंपनी के जो करता धरता हैं, तकरीबन ये वही लोग हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में आईटी के हवाले से एक कंपनी जो थी जिन्होंने एक बड़ा प्लॉट जो था वो लिया था, अरबों रुपए का जो प्लॉट था वो इनको औने पौने दामों जो है वो दे दिया गया क्योंकि ओपन जो है वो बिडिंग वगैरह नहीं हुई थी और सीक्रेट जो है वो बिडिंग हुई। ये तकरीबन कहा जा रहा है कि वही करता धरता जो है वो इस जेवी के पीछे भी हैं। तो बड़ा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सारी कंट्रोवर्सीज के पीछे जो इसके कलीदी किरदार हैं वो इनके मौजूदा एमडी साहब हैं जो कि गालिबन रिटायर होने वाले हैं, मगर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसकी हैयत इसके बोर्ड की बदल दी और बड़े ही मशकूक अंदाज में कि रिटायर्ड सेक्रेटरी जो थे उनकी रिटायरमेंट से पिछले इंटीरियर सेक्रेटरी जो थे उनको प्लॉट दिया गया। फिर उन्होंने जो इसकी बोर्ड में बरात थे उसके अंदर फाउंडेशन के ही बंदे काफ़ी सारे डाल के मेजॉरिटी अपनी क्रिएट कर ली। अब वो मादर पितर आज़ाद हो गए हैं कि वहाँ एक बदर बांट लगी हुई है। एक और डीएचए का प्लॉट भी है वहाँ पे, उसकी भी कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी है। बिल्कुल ऐसी है। डीएचए कराची का जो प्लॉट है वो तकरीबन 13 से 14 करोड़ रुपए उसकी कीमत है और 7.5 करोड़ रुपए में बेचने की जो है वो तैयारी चल रही है। अभी मुकम्मल जो है प्रोसेस नहीं हुआ और ये कमर्शियल प्लॉट है, तकरीबन 6 मरले का प्लॉट है। तो ये 7.5-8 मरले का प्लॉट है। 7.5-8 करोड़ रुपए इसकी जो है वो कीमत लगाई गई है और 2021-22 में 11 करोड़ रुपए इसकी जो है वो ऑफर की गई थी इसकी फरोख्त की। इस वक्त जो इसकी कीमत है वो तकरीबन 13 से 14 करोड़ रुपए है। तो इसको भी जो है ना बड़े एक शेडी अंदाज में जो है वो किया जा रहा है। मजे की बात है कि जब इसके लिए बिडिंग का प्रोसेस शुरू किया गया तो कोई कंपनी ही नहीं आई और जब वो ओपन जो बिडिंग की गई वो कंपनी, और जब क्लोज्ड जो है वो बिडिंग जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग जो है वो बिडिंग जो जिसे कहते हैं कि उसका प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। तो अगेन ये भी एक ऐसा प्लॉट है। आज हमने कोशिश की कि इसकी मजीद इंफॉर्मेशन भी लें। कल भी मैं एनपीएफ गया और इनकी मालूमात लेने के लिए वो मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ 2-3 हम इनको अपने सवालनामे भिजवा चुके हैं, इनसे रब्ता भी करते हैं। उनका वर्जन बिल्कुल आता भी नहीं और समझ भी आती है कि क्यों नहीं आता। कि ये भी एक ये सिलसिला चल रहा था कि गालिबन ये इंटरेस्टेड हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए और ये काफ़ी लोगों को ओबलाइज किया जा रहा है। हमारी तो उम्मीद थी कि वो जो 2 प्लॉट जो 15 लाख के दिए गए वायलेशन ऑफ ऑल एथिक्स जो है तो वो शायद उसके ऊपर कोई वो कैंसिल होंगे। वो पता चला वो तो बिक चुके हैं आगे। आमिर साहब, बड़ी दिलचस्प बात है। कल ही एक साहब से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि ये जो 15-20 लाख में जो प्लॉट दिए गए हैं जो दायरा 15-20 करोड़ के और तकरीबन इसकी एवरेज जो है ये प्राइस थी। तो बाहर से एक कंपनी आई जिनके वालिद का एक फैमिली आई, उनकी जो है वो पेरेंट का इंतकाल हो चुका था। तो वो आए और उनका जी हमें इसकी ट्रांसफ़र दे दें, हमने बेचना है इसको। उनका जी ये तो बिक चुका है। वो अदालत चले गए। अब पता चला कि वो 2 महीने पहले वो जो प्लॉट था 2 महीने पहले उसकी जो हमने स्टोरी की थी 2 महीने पहले वो फरोख्त हो गया।
उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर अब उस घर पे तामीर शुरू हो चुकी है और फिनिशिंग कंप्लीट होने वाली है। 20 से 25 दिन बाद उस घर में बाकायदा शिफ्टिंग हो जाएगी और इधर दूसरी फैमिली जो है वो अदालत चलेगी क्योंकि उनका प्लॉट कैंसिल कर दिया गया। बैकग्राउंड जो आपने बयान कर दिया है ये तो जाहिर है वो वहाँ पे गौर नहीं होगा और वो पता नहीं किस तरह का बैकग्राउंड चेक करते हैं। साइबर जो लॉज डिस्कस कर रहे हैं हम, इंटरनेट का जो है वहाँ हर एक का बैकग्राउंड चेक हो रहा है, इनका बैकग्राउंड नहीं चेक हो सकता। बहुत शुक्रिया, दोबारा जरूर से अहमद देंगे। रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच रियाज आपके वक्त के लिए। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।